हेलो स्टूडेंट्स, मैं समीर पांडे आपका स्वागत करता हूं ओनली यूपीएससी न्यूज की आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने 2018 के यूपीएससी सीसेट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे कि कैसे करना है और इसका क्या वेटेज है हमारे एग्जाम में। तो आज जैसा कि मैंने आपसे पिछले क्लास में ही कहा था कि आज हम लोग जो ग्राफ है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन रीजनिंग का उठाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट का। बहुत ही आसान सा है, आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 6 अधिकारियों ए बी सी डी ई एफ के किसी कार्यालय खंड की योजना इस प्रकार है कि बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे के दाईं ओर हैं। ठीक है ना। चलिए फिर ए कार्यालय गलियारे के बाईं ओर, देखिए बी और सी दोनों के कार्यालय खंड के दाईं ओर हैं। एक मिनट, ए का कार्यालय गलियारे के बाईं ओर है, ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पासों पे हैं, मतलब अपोजिट साइड पे हैं, लेकिन आमने सामने नहीं है। सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं, ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है, एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के आगे परंतु उसी पार्श्व में यानी उसी साइड में है। ठीक है ना। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। द प्लान ऑफ एन ऑफिस ब्लॉक फॉर 6 ऑफिसर ए बी सी डी ई एंड एफ इज एज फॉलोज। बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ कॉरिडोर as one enters the block office. The and A occupy on the left of the corridor. E and F occupy office on the opposite side of the corridor, but their office do not face each other. आमने सामने नहीं है। हाँ, do not face each other. The offices of C and D face each other. C और D के ऑफिस आमने सामने हैं। E does not have a corner office. E कॉर्नर पे नहीं है, किनारे नहीं है। F office is further down the corridor than A's. जो F का ऑफिस है वो A के ऑफिस से आगे है, बट इन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, लेकिन सेम दिशा में। बना लेते हैं इसको। ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है ऐसे कॉरिडोर है, ठीक है ना। तो 6 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है 3 के ऑफिस ऐसे इधर होंगे और 3 के ऑफिस ऐसे इधर होंगे। ठीक है ना। चलिए ये आमने सामने होंगे ऑफिस। ठीक है। कह रहा है कि जब आप घुसते हैं, अंदर की तरफ घुसते हैं, तो दाहिने तरफ बी और सी का ऑफिस है। तो अभी हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अभी हमको इसकी पोजीशन नहीं पता है। जब आप अंदर जा रहे हैं तो दाहिने तरफ आपको बी और सी का ऑफिस दिख रहा है और बाईं तरफ ए का ऑफिस दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कह रहा है ई और एफ का ऑफिस अपोजिट साइड में है। चलिए किनारे लिख देते हैं कि जिधर ई है उधर एफ नहीं है। ठीक है ना। ई और एफ का जो साइड है वो अपोजिट में है, लेकिन एक दूसरे के सामने भी नहीं है ये लोग। ठीक है, चलो किनारे कर देते हैं। कह रहा है कि जो C और D है वो एक दूसरे के सामने है, यानी C और D एक दूसरे के सामने हैं, यानी ये भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक लेफ्ट में होगा तो एक राइट में होगा। ठीक है। कह रहा है जो F है, आखिरी लाइन देखिएगा कि F जो है A से आगे है और उसी दिशा में है, यानी कि F कहां होगा, F इस दिशा में होगा। F इस दिशा में होगा तो E यहां होगा। अच्छा, C के सामने D है तो D यहां पे होगा। तो हमको ये मालूम हो गया कि इधर AFD है और उधर BCE है। ठीक है ना। चलिए फिर से हम इस कहानी पे एक बार ध्यान देते हैं। कह रहा है कि E जो है, अब देखिएगा, अब एक एक लाइन आपको पोजीशन बताएगी। कह रहा है E जो है कॉर्नर पे नहीं है, तो ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, तो E के लिए एक जगह मिली। ये क्लियर है। कह रहा है E के सामने वाली इसी लाइन में F है, लेकिन इसके सामने नहीं है, यानी F यहां नहीं हो सकता, या तो F यहां होगा या तो F यहां होगा, लेकिन F जो है वो A के आगे है। अगर हम F को यहां डाल देंगे तो हम A को कहां ले जाएंगे, ऑफिस तो यहां खत्म हो गया ना,
एफ को ए के आगे रखना है, यानी कि एफ यहां नहीं हो सकता, तो एफ की भी पोजीशन फिक्स हो गई कहां पे, यहां पे। कह रहा है सी और डी आमने सामने है, तो सी और डी आमने सामने है, यानी वो जगह जो खाली हो, तो यहां पे भी अगर हम सी डी को नहीं बैठा सकते हैं, आमने सामने की जगह भरी हुई है, ये भरा है, इसके सामने कैसे रखें। यहां पे भी हम सी डी को नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि यहां ई है, तो इसके सामने कैसे हो सकता है। एक ही पोजीशन बची, ये सी और डी, तो यहां सी को बैठाया, यहां डी को बैठाया। अब जो बचे हैं, यहां पे ए बचा है, ए को यहां रख दिया, यहां पे क्या बचा है, बी बचा है, बी को यहां रख दिया, हो गया। फिर से देख लेते हैं, हमसे कहा सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें, सी डी आमने सामने है और ई और एफ आमने सामने की साइड में है, लेकिन एक दूसरे के जस्ट सामने नहीं है, ठीक है। सी डी अगर, अब देखिएगा कहानी कौन किसके सामने है, ये आप देख लिए हैं, जो कंडीशन है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। ई किनारे पे नहीं है, ई अगर किनारे पे नहीं है तो ई बीच में होगा, क्योंकि तीन ही जगह है, तो दोनों तो किनारा हो गया, ई बचा बीच में। और एफ जो है वो सामने वाली साइड में तो है, लेकिन ई के जस्ट सामने नहीं है, तो ई के लिए एफ के लिए दो पोजीशन, ये वाली और ये वाली। लेकिन एफ जो है ए के आगे है, एफ अगर ए के आगे है तो जाहिर सी बात है इस पोजीशन पे तो नहीं हो सकता, तो यही एक पोजीशन बचती है, यहां पे एफ हो गया। कह रहा है सी और डी आमने सामने हैं, तो सी और डी आमने सामने, यानी आमने सामने की जहां पोजीशन खाली होगी वहीं बैठा सकते हैं। एकमात्र ऑप्शन आपके पास यही बचेगा, सी और डी। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद यहां कहानी खत्म हो गई है, जो बचा ए को यहां डाल दिया, यहां बी बचा, बी को यहां डाल दिया। अब देखेंगे, पहले ये बना लेंगे, इसको बनाने में बहुत मुश्किल 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, यहां मैं आपको बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग गया। क्लियर है, चलिए सवाल है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है कि यदि ई जो है गलियारे की तरफ मुंह करके बैठता है तो उसकी बाईं ओर कौन बैठा है। ई का मुंह अगर इस डायरेक्शन में है, गलियारे की तरफ है, तो इसके बाईं तरफ कौन बैठा होगा, तो बाईं तरफ ये हो गया सी। तो पहले का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बाईं तरफ अगर मुंह किया है, देखिए अगर इस तरफ मुंह किया है तो ये जो नीचे की तरफ होगा, इस तरफ वाला, ये जो है आपका सी जो है आंसर हो जाएगा, बाएं बैठेगा, बी जो है दाहिने बैठा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है, एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है। एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो ए है। एफ के बगल में कौन दिख रहा है आपको, ए दिख रहा है, तो दूसरे का जवाब है ए। मैं आपको फिर से दोनों क्वेश्चन बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन है, ई अपने कार्यालय के गलियारे की ओर मुंह करके बैठा है। ई जो है गलियारे की तरफ मुंह करके बैठा है, तो इसके बाएं में कौन है, सी है। दूसरा सवाल है, डी का निकटतम पड़ोसी एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है, ए है, ठीक है ना। एफ का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो यहां पे ये क्वेश्चन हो रहा है। देखते हैं, अब ग्राफ पे आएंगे, ग्राफ के क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं, किसी काम की प्रगति के बारे में बात किया है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। ग्राफ बहुत ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे अप्रैल है, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त और ये सितंबर। कोई काम है वो अगर अप्रैल से शुरू हो रहा है और सितंबर तक जा रहा है। यहां पे दो ग्राफ हैं, एक आपेक्षिक गति को बता रहा है। आपेक्षिक गति कुछ ऐसे है, क्योंकि एक ही में दोनों ग्राफ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, फिर जून तक ये बढ़ते हुए जा रहा है,
इसको थोड़ा सा ये जा रहा है, और जून के बाद इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जा रही है, और ये कम हो रही है अगस्त तक। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा कम झुका हुआ, और उसके बाद अगस्त से सितंबर के आखिरी में इसको खत्म हो जाना है। ये जो है डॉटेड लाइन जो है ये अपेक्षित गति को बता रहा है, जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ ये हार्ड वाली लाइन से बता रहा है, और ये कह रहा है कि अगस्त तक जो है ये ऐसे नीचे गया, अगस्त तक जो है ये अपेक्षित गति से पीछे था, लेकिन अगस्त के बाद क्या हुआ, इसने स्पीड बढ़ा ली और सितंबर खत्म होने की डेट से थोड़े पहले ही इसने खत्म कर दिया। ठीक है ना। अच्छा, अब कह रहा है कि ये बताइए इसमें जो ये चार्ट है, अब सवाल देखेंगे, कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, कुछ लाइनें दे रहा है। क्या है, 1 जून को कार्य की वास्तविक गति, वास्तविक प्रगति, ये देख लीजिए, ये वाला वास्तविक है, ये है रियल, ये अपेक्षिक है। अपेक्षिक मतलब हो गया आपका एक्सपेक्टेड ना। तो ये एक्सपेक्टेड स्पीड है, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये रियल स्पीड है जैसा हुआ। ऑप्शन है 1 जून को कार्य की वास्तविक प्रगति अपेक्षित प्रगति से कम थी। तो ये देखिए सही है, वास्तविक जो है अपेक्षित से कम है, कब, 1 जून को। तो पहली लाइन हमारी सही हो गई। दूसरी लाइन है कार्य की वास्तविक प्रगति की दर अगस्त महीने में सर्वाधिक थी। तो वास्तविक प्रगति की दर अगस्त महीने में वास्तविक थी, सर्वाधिक थी। तो यहां पे देखिए दर का मतलब होता है स्लोप, जितना टेढ़ा होगा दर उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे वास्तविक की जो स्लोप है अगस्त महीने में देखिए बढ़ गया है, यानी कि स्पीड ज्यादा है। देखते हैं अगला, कार्य वास्तव में अपेक्षित समय से पहले समाप्त हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे समाप्त होना था, लेकिन समाप्त पहले ही हो गया है, तो ये लाइन भी सही है। आखिरी लाइन है 1 अप्रैल से 1 सितंबर की अवधि में किसी भी समय, 1 अप्रैल से मतलब जहां से काम शुरू हो रहा है और 1 सितंबर आखिरी तक में, कह रहा है कभी भी जो वास्तविक गति है अपेक्षित गति से अधिक नहीं है। कह रहा है वास्तविक गति अपेक्षित गति से अधिक नहीं है। तो यहां पे देखिए इस वाले में अगस्त से सितंबर के बीच में वास्तविक गति जो है वो ज्यादा हो गई है, वास्तविक गति अपेक्षित गति से ज्यादा है, इसलिए ये जो आखिरी लाइन है ये गलत होगी। आप कहेंगे सर अगस्त से सितंबर के बीच में जो वास्तविक गति है वो अपेक्षित गति से काफी ज्यादा है, इसलिए आखिरी ऑप्शन आपका गलत हो गया, बाकी तीनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, फिर एक कहानी कुछ ऐसे हैं, मैं इसे हटा रहा हूं, देखते हैं अगला ग्राफ। दो कंपनियां हैं, यहां पे आय प्रति घंटा की बात की जा रही है। एक कंपनी कुछ इस तरह से जा रही है और एक कंपनी में ग्राफ कुछ इस तरह से दिया हुआ है। दोनों ही सेम ईयर के लिए हैं, यानी 2013 से लगाए 2017 तक, 2013 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17। ठीक है, और शुरू हो रहा है ये आय कहाँ से, आय प्रति घंटा 20 से शुरू हो रही है। तो 2013 में आपकी 20, फिर 14 में ये 25, 15 में 30, फिर 35। ये ग्राफ आप फिगर में ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं जो बना रहा हूं ये ग्राफ ऐसे बोर्ड पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। और 17 में ये 40, इसी मैं वैल्यू लिखते जा रहा हूं लाइन खींच के। ठीक है,
थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे हो सकता है। सेम यही कहानी यहाँ पे भी है, 2013 से ये शुरू हो रहा है। इसको अलग कर दे रहा हूँ दोनों ग्राफ को। 2013 फिर 14 फिर 15 फिर 16 और फिर 17 ना। तो 14 में ये कितना हो जाएगा, 14 में ये बराबर है 25 के, 13 में 20 है, उसके बाद 15 में 16 और 17। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये 40, ये 30, ये 35 और ये 40। क्लियर है? चलिए, दोनों अलग अलग कंपनियों के लिए है। अच्छा, आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर सिर्फ इतना सा अंतर है कि ये 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ 10 है, उसके बाद ये 20, 30, 40 ऐसे चल रहा है, और ये ग्राफ जो है इसी को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। एक तरह से आप ध्यान से देखो तो दोनों ही सेम ग्राफ है, दोनों ग्राफ में कोई अंतर नहीं है। आपने इसी लाइन को यहां पे से उठा के 2013-20 से ही स्टार्ट कर दिया होता तो ये ग्राफ बन जाता। आपने 0 से बनाया होता इस ग्राफ को तो ये वाला ग्राफ बन जाता। तो एक ही ग्राफ ही है दोनों, यहां पे कोई अंतर नहीं है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। कह रहा है ई के मूल्य अलग अलग हैं प्रति ई मतलब हो गया ये वाली लाइन, प्रति घंटा आय को ई दिया हुआ है। तो देखिए मूल्य अलग अलग नहीं है ना, 2013 में 20 से स्टार्ट हो रही है, 20 से स्टार्ट हो रहा है ना, देखेंगे। फिर देखिए इसका मतलब समझ लीजिए इस ग्राफ को। ये कह रहा है 2013 में जो है 20 रुपए प्रति घंटे आए थी, उसके बाद 14 में 25 हो गई, इस तरह से बढ़ रहा है। तो दोनों में यहां पे भी 2013 में 20 रुपए प्रति घंटे आए थी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है ई के परिसर अर्थात अधिकतम एवं न्यूनतम के बीच में अंतर अलग अलग है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भी 20, 25, 30, 35 लिया है, यहाँ पे भी 20, 25, 30, 35 लिया है, ये भी गलत हो गया। कह रहा है आलेख ग्राफ की प्रवणता यानी स्लोप समान है। हाँ, स्लोप देखिए समान है, सारी वैल्यूज सेम है तो स्लोप समान है, सारी सब कुछ समान है। कह रहा है ई में वृद्धि दरें अलग अलग हैं, वृद्धि दरें अलग नहीं है भाई, ध्यान से देखिएगा। ई में वृद्धि दरें समान है, सेम ग्राफ है, दोनों का जो वृद्धि दर है वो भी समान है, वैल्यूज समान है, और क्या क्या है, मूल्य भी समान है, परिसर भी समान है, यानी रेंज जो है वो भी समान है। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छा। ये एक ग्राफ है, अच्छा है। यहां पे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी इस ग्राफ में। तो इसको थोड़ा सा इधर करके बनाया जाए। यहाँ पे आपको फिगर में भी ये चीज दिख जाएगी। ये 4, 5, 6 ये आपकी कॉस्ट है ना, और ये किस में है, लाख में है। ये किस में है, लाख में है, ये कॉस्ट है, ये पीस है, कितना प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, ठीक है ना।
अच्छा, इसका ये मतलब है कि जब कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तब भी आपके 5 लाख रुपए जा रहे हैं। 1000 का प्रोडक्शन हो रहा है तो सॉरी 3 लाख जा रहे हैं, ये थोड़ा सा गलत हो गया। 5 है यहाँ पे, 5 6 7 8, ठीक है ना। हाँ, तो कोई प्रोडक्शन नहीं है तो 5 लाख जा रहा है। उसके बाद 1000 पीस पे 6 लाख जा रहा है, ठीक है। 2000 पीस पे 7 लाख का खर्चा हो रहा है और 3000 पीस बना रहे हैं तो 8 लाख का खर्चा हो रहा है। फिर एक और ग्राफ हमको दिया गया है जहां पे विक्रय की बात की जा रही है कि किस रेट पे इसको बेचा जा रहा है। ग्राफ थोड़ा सा ऐसे है, कर्व है, टेढ़ा है ये, और सबसे ऊपर की वैल्यू आपकी यहां से बनाते हैं, सॉरी। तो बच्चों सभी लोग ये फिगर देख लिए हैं, क्वेश्चंस भी आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा। तो इन क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, काम लायक लगता है, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।